अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे और इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और फिर उनका सलूशन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो आज के हमारे वीडियो के कंटेंट्स हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, फिर उसके बाद लॉगिन कैसे बनाया जाता है, पार्ट 1 के अंदर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, पार्ट 2 के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी, उसके ऊपर 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और ऑप्शनल कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपके पास जितने भी हैं, जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए कर रहे हैं तो मैट्रिक और एफएससी काफ़ी होगा, और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो इसी तरह बैचलर्स की ऐड हो जाएगी, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की भी ऐड हो जाएगी। सीवी आपको चाहिए होता है। उसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। रेफरेंस लेटर्स जब आप मास्टर्स पीएचडी के लिए कर रहे होते हैं तो कहाँ से आप ले सकते हैं, जब आप बैचलर्स के लिए कर रहे होते हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा बायोमेट्रिक पिक्चर्स जो होती हैं वो आपकी रेगुलर पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है उसी को बायोमेट्रिक पिक्चर्स कहते हैं, वो आपको चाहिए होगी। CNIC, बे फॉर्म या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जब आप फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपको टिकट रिक्वायर्ड होता है तो उस सूरत में आपको पासपोर्ट का नंबर भी चाहिए होता है। और पासपोर्ट अगर इस स्टेज पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आपके पास पासपोर्ट में कोई मिस्टेक्स हैं भी तो उसका कोई इशू नहीं है, बाद में आप उसको फाइनल सिलेक्शन से पहले पहले जो है वो उसको आप कर लें। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आप अगर टिकट से पहले पहले उसको कर लेते हैं तो ठीक है, आपको एक दफ़ा पूछा जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा से प्रोवाइड करें। देन आपके पास आ जाता है जी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हैं। कई लोगों के पास जो हैं वो डॉक्यूमेंट ये वाले होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो इनमें से कोई एक आधा होता है, जैसे इंटर्नशिप का हो सकता है या वर्क एक्सपीरियंस का हो सकता है या फिर एकेडमिक टेस्ट का हो सकता है, इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। या फिर कुछ लोगों के पास अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, पोजीशंस ली होती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट क्लासेस के अंदर, वो वाले सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आपने कोई अवार्ड विन किया है, आपने किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन की है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है किसी एनजीओ के साथ, उसके अलावा आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप उसको ऐड कर दें तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। तो इस वजह से आपके पास ये जितने ज़्यादा हों वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन कंपलसरी नहीं है इस स्टेज के ऊपर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लॉगिन कैसे बनाना है। तो उसमें आपके पास ये सामने आपके लिंक है, इस लिंक को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन बनाते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो आपका जो है वो लॉगिन बन जाएगा। जैसे नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, उसके अलावा लास्ट नेम, या फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा नेशनलिटी, ईमेल, पासवर्ड, और उसके बाद आप ह्यूमन ऑथेंटिकेशन करते हैं और सेव कर देते हैं। तो उसके बाद आपको वेट करना होता है। ये नहीं है कि आप फ़ौरन कहें कि जी अब आप जाके जहाँ से लॉगिन होता है वहाँ पे, इसकी अलग से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे जी आप फ़ौरन अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आपको वेट करना होता है। आपको एक ईमेल आती है, आप चेक करते रहें अपने
अपडेट्स या स्पैम सेक्शन के अंदर कि आपको कोई ईमेल आई है या तबे की तरफ से, वो ईमेल के अंदर लिंक होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करने के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन इन करना होता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि आपको ईमेल ही नहीं आती, या आती है तो आपका साइन इन नहीं हो रहा होता। तो उस सूरत में आप क्या करें, आप एक आध दिन जो है वो ठहर के दोबारा उसको लॉगिन करें तो आपका लॉगिन हो जाएगा। देन आपके पास आता है जी फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 9 डिफरेंट स्टेप्स थे, उसमें से फर्स्ट क्या है कि जी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपकी पिक्चर चाहिए होती है, और आपका बाकी CNIC या बे फॉर्म या ऑप्शनल जो है वो पासपोर्ट के तौर पर आपका कोई भी जिससे आपकी आइडेंटिटी नंबर आप दे सकें, वो वाला डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड होता है। फिर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वही जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ID नंबर और रिलीजन। देन आपके पास आ जाती है जी फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन के अंदर आपका मदर नेम और इज़ शी अलाइव और फादर नेम इज़ ही अलाइव। तो यहाँ पे उसके अलावा नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स आपके कितने हैं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसके ऊपर भी बताया जा सकता है। उसके अलावा टोटल मंथली इनकम, अगर आप का कोई गार्डियन है तो आप उसकी बताते हैं, और अगर आप खुद से मतलब सेल्फ सपोर्टेड हैं तो उस सूरत में आप अपनी मंथली इनकम बता सकते हैं कि आपकी कितनी है। यानी मैरिड लोग जो हैं मास्टर्स या PhD के लिए जो अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी मंथली इनकम शो कर सकते हैं कि उनकी अपनी मंथली इनकम क्या है। देन आपके पास आ जाता है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका जो है वो आपने सारा एड्रेस वगैरह देना होता है, उसके अलावा आपने मोबाइल नंबर वगैरह देना होता है। उसमें जो यहाँ पे एक चीज़ है कि जी बिल्डिंग नंबर और डोर नंबर। तो बिल्डिंग नंबर और डोर नंबर, अगर आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका सिंगल स्टोरी होम्स हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी बिल्डिंग नंबर देने के बाद यानी हाउस नंबर देने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डोर नंबर 1 कर सकते हैं। ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स को जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम यहाँ पे करें क्या। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर 1 दे सकते हैं। उस तरह मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, और अगर आप कहीं अब्रॉड रह रहे हैं और आप अपने होम कंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आप पर्पस ऑफ स्टे भी बताते हैं। उसके अलावा आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट या अकाउंट्स हैं तो उसके लिंक या फिर लिंक्स जो है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन इंफॉर्मेशन में आप हाई स्कूल, अब वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से होगी। तो आप हाई स्कूल में मैट्रिक का डाल दें, इसी तरह एसोसिएट डिग्री में FSC का डाल दें, और इस तरह फिर आगे बैचलर मास्टर्स तो हैं ही। होता क्या है, लोग यहाँ पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि जो हाई स्कूल है उसके अंदर, तुर्की के अंदर जो है वो हाई स्कूल 9th से लेके 12th तक होता है, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी एसोसिएट डिग्री भी होती है। लेकिन आप अपने कंट्री के लिहाज से इसको फिल कर सकते हैं कि जी हाई स्कूल में आप मैट्रिक डालें उसी तरह, और उसके अलावा जैसे कुछ लोगों की बैचलर्स की डिग्री होती है और फिर उसके बाद 2 साल की डिग्री होती है, तो उनका क्या हो सकता है कि वो एसोसिएट डिग्री के अंदर जो है वो एक ही PDF फाइल बना के अटैच करके एक ही यानी फाइल के अंदर, तो उसको एसोसिएट डिग्री के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जी आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, आपने कहाँ से, किस कंट्री से डिग्री की है, सिटी, स्कूल नेम। उसके अलावा अगर वो लिस्टेड नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं कि आप उसका नेम ऐड कर सकते हैं। आपके एजुकेशन स्टेज, यानी आपने मैट्रिक वहाँ से किया, आपने कोई एसोसिएट डिग्री की, क्या की। उसके अलावा आपकी मेजर फील्ड ऑफ योर एजुकेशन साइंस थी, आर्ट्स थी,
या फिर जैसे बैचलर डिग्री है तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपने अपनी एरिया बताना होता है कि आपने किस एरिया में वो डिग्री की। तो उसके अलावा स्टेटस आपको बताना होता है कि आपका कंटिन्यू है या ग्रेजुएटेड है। तो कंटिन्यू उस सूरत में जब आप लास्ट ईयर में हो डिग्री के और आपकी उस ईयर में डिग्री कंप्लीट हो रही हो, तो उस सूरत में आप कंटिन्यू लगा के आपका जो रीसेंट सीजीपीए है वो आप मेंशन करके या आपकी परसेंटेज जो है वो मेंशन करके आप कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट डालें और एंडिंग डेट उस दिन की जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आप लगा सकते हैं, अगर आपका कंटिन्यू स्टेटस हो। अगर ग्रेजुएटेड है तो वो आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन इंफॉर्मेशन में लोग जहाँ पे आके थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं वो ये कि आप ग्रेड टाइप आप कौन सा सिलेक्ट करें। अब उसमें ये भी हो सकता है कि आप रेंज में देना चाहते हैं, जैसे डिफरेंट ए ग्रेड की रेंज होती है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट ए ग्रेड है, फिर बी है, फिर सी है। आप उस तरह से देना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा ऑप्शन ये हो सकता है आपके पास के 4 आउट ऑफ 4 आपका कितने हैं, कुछ जगहों पे आउट ऑफ 5 होता है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आसान ये बेस्ट ये है कि आप जो है वो 100 वाला सेलेक्ट करें कि आपके की परसेंटेज क्या बनी है। और अगर आप CGPA के फॉर्म में लिख रहे हो और आपका जो है वो लेट्स सपोज आपका CGPA है 3.85, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड में 3 लिखें और ग्रेड डेसिमल में जो है वो 0.85 लिखें। उसके अलावा आपने कोई सिग्निफिकेंट रैंकिंग, जैसे आप टॉप स्टूडेंट्स में से थे, फर्स्ट 3 में से थे, तो आप कह सकते हैं यस, और फिर आपको जो है उसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा लेवल ऑफ अचीवमेंट, आप कंट्री में आपके स्कूल के अंदर आपकी पोजीशन है, आपके सिटी के अंदर है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोजीशन है, तो वो आप लेवल ऑफ अचीवमेंट बताएंगे। और अचीवमेंट रैंक आपका किस नंबर पे आप थे वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी अचीवमेंट है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो चेक करके उसको अपलोड कर दें, और अगर नहीं है तो उसको अनचेक छोड़ दें। आप चेक करेंगे तो आप उसको अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो ये नॉट कंपलसरी है तो आप उसको ऐसे छोड़ के सेव कर दें, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है एकेडमिक एक्टिविटीज़। एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे आप GRE, आपका गैट हो सकता है, आपका आइल्स टेस्ट हो सकता है, टॉफल हो सकता है, कोई भी, या जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से कोई आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप उसको मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद वही उसी तरह के एग्ज़ाम टाइटल क्या है, कंट्री किस में दिया आपने, डेट क्या थी, ग्रेड क्या आया, उसके बाद आप उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट उसको सेव करके आप अपने एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट ऐड करें ही करें। प्रीवियस जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन थी उसमें ये था कि अगर आपने कोई पार्ट स्किप किया तो वो आपका सेव ही नहीं होता, और आपका उधर साइड पे जब सेव करते हैं तो उसके अंदर येलो मार्क बना आ जाता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। देन आपके पास आ जाता है लैंग्वेज डिटेल्स, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, और आपको कोई और लैंग्वेजेस आती हैं तो वो कौन कौन सी आती हैं, और उसमें आपका स्किल लेवल क्या है, यानी बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं। और टर्किश लैंग्वेज आपको आती है नहीं आती, यस और नो के साथ आप इसका जवाब दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कहीं आपने कोई किया हुआ है या कोई आपने इंटर्नशिप की है तो उस सूरत में आप उसका बताएं कि जी आपने कहाँ पे की, किस पोजीशन पे की। आप जो इंटर्नशिप वाले हैं वो पोजीशन में इंटर्नी लिख सकते हैं, इंटर्न लिख सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो जॉब होल्डर होते हैं वो कंटिन्यू लिख सकते हैं और करंट डेट तक डाल सकते हैं। और अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो आप लेफ़्ट करके उसकी स्टार्ट एंडिंग डेट करके, और उसके अलावा आपकी
जो आपने उस जगह पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आप डिटेल से बताएं। जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम डिटेल दे सकें वो ज़रूर दें, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो इसमें स्ट्रांग हो जाए। और उसके साथ फिर आप क्या करते हैं, अपना CV अपलोड कर देते हैं। CV अपलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप का फॉर्मेट जो है CV का मुख्तलिफ हो सकता है, उसमें आपने हो सकता है ज़्यादा चीज़ें मेंशन की हो और यहाँ पे ऑप्शन ना दिया हो, तो उस सूरत में CV आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे फ़ायदा देगा। सोशल एक्टिविटीज़ कंपलसरी नहीं हैं। अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया हुआ है डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आप मेंशन कर सकते हैं। किसी NGO के साथ आपने काम किया, किसी जो है वो सोसाइटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं उसमें अगर आपने काम किया है, कोई वॉलंटरी एक्टिविटीज़ की हैं, उसका आप मेंशन कर सकते हैं और उसका जो है वो आप सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करें, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। और उसके साथ साथ आप क्या करें, अपने हॉबीज़ के ऊपर आप एक ब्रीफ सा नोट भी ऐड कर सकते हैं। देन टर्की एक्सपीरियंस, ये सिर्फ इसलिए कि अगर किसी ने टर्की विज़िट किया हुआ है तो वो उस सूरत में अपना एक्सपीरियंस मेंशन करे, अदरवाइज़ नो करके आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप टर्की आए हैं, येस नो में से जो आप, उसके अलावा जब आप येस करते हैं तो आपका पर्पस क्या था, आप उस वक़्त आपने कौन सा फ़ोन नंबर यूज़ किया, आप किसी होटल में ठहरे थे उनका फ़ोन नंबर दें, स्टार्ट एंडिंग डेट दें। उसके अलावा अगर आपको कभी टर्की की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला, उसके ऊपर इसमें ये वाला क्वेश्चन इस वजह से कि अगर पहले से कोई स्टूडेंट टर्की में पढ़ा हो, जैसे बैचलर डिग्री की हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हो, PhD के लिए कर रहा हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो बैचलर्स डिग्री यहाँ से कर चुके होते हैं उनको मास्टर्स के लिए मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो अगर आपको स्कॉलरशिप आपने अवेल किया हो तो उसका इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम बताते हैं। उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप का कहाँ से पता चला उसके बारे में वो आपसे यानी पूछते हैं, वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं टर्की के अंदर या आप किसी को जानते हैं तो येस नो के साथ उसका भी जवाब दें। येस करते हैं तो आपको थोड़ी उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो बस वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आपके पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं जी, आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस, और आप जस्ट ये स्टेटमेंट लिखी होती है, आप उसको जस्ट टिक करते हैं और साथ ही सेव कर देते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है आपका रेफरेंस इंफॉर्मेशन। आप जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, मैट्रिक या FSC के अपने जो टीचर्स हैं उनसे एक लेटर लिखवा लेते हैं रेफरेंस के तौर पर, और फिर उनकी जो डिटेल है जैसे नेम, सरनेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, इंस्टीट्यूशन नेम, टाइटल, पोजीशन, तो ये ऐड करें। और जो मास्टर्स PhD के लिए कर रहे हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी के प्रेफरेबली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अबव जो हैं उनसे लेटर बनवाएं और उनकी ही डिटेल्स ऐड करें, और इनका जो हार्ड फॉर्म में एक लेटर है वो अपलोड करें। यहाँ पे तुर्की स्कॉलरशिप में मेन चीज़ ये है कि ये जैसे कई जगहों पे ऐसे होता है कि आपको क्या करना होता है, आप जब ये डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सुपरवाइज़र को या प्रोफेसर को ईमेल जाती है, तो वो आपका रिस्पांस करता है कि आप उसकी नज़र में किस लेवल पे रैंक करते हैं। तो ये तुर्की स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है, बस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया वही आपके लिए काफ़ी है। टिक स्टेटमेंट होती है कि जी जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो आपसे बिलोंग कर दिया और टू माई एकेडमिक रेफरेंस, और फिर आप क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्रेफरेंसेस देनी होती हैं आपको कि आप टर्की की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना प्रेफर करेंगे। उसमें 12 ऑप्शंस आप दे सकते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको आपके लॉगिन के अंदर ही शो कर दी जाएगी बेस्ड अपॉन आपके जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन, लास्ट क्वालिफ़िकेशन की बेस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं
जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग है उन लोगों के लिए मैं एक अलग से जो है वो बना दूंगा ट्यूटोरियल। आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टर्की की अच्छी हैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, आप उसमें से देख सकते हैं। बहरहाल आपकी जो लास्ट डिग्री है उसकी बेस पे आपको ऑप्शन दी जाती है, उसमें से आप 12 तक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना होता है, फिर आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करनी होती है, फिर सेव करना होता है, और इस तरह जितनी आपने सेलेक्ट करनी है करने के बाद आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके लिए जो टिप है वो ये है कि आप छोटे शहरों की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी बर्डन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट में मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो लेटर ऑफ इंटेंट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड होता है। बैचलर्स के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड होता है। अब इसके अंदर आपको मोटिवेशन लेटर भी डालना होता है, और उसके साथ साथ आपको जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो भी आपको डालना होता है। रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर आपकी 6 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स की लिमिटेशन है। जैसे टाइटल ऑफ स्टडी क्या होगा उसकी लिमिट दी हुई है कि मैक्सिमम 30 वर्ड्स। इसी तरह फिर आपका जो एनालिसिस ऑफ इशू यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसका भी आपको लिमिट दी है कि जी आपको 75 से 300 वर्ड्स के दरमियान आपको लिखना होता है। फिर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसके ऊपर जो लेटर ऑफ इंटेंट है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको क्या क्या और कितना और कैसे लिखना है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। उसके बाद फोर्थ आपका क्वेश्चन जिसमें आप जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी आप बताते हैं कि जी लेट्स सपोज पहले लिटरेचर रिव्यू होगा, फिर उसके बाद इतने मंथ के लिए जो है वो, यानी एक आप टाइम लाइन बता सकते हैं पूरी उसकी, और उसमें कैसे कैसे काम होगा वो आप बता सकते हैं। देन आपके पास आता है जी कि आपकी इस स्टडी का बेनिफिट क्या होगा, एकेडमिक बेनिफिट क्या होगा, उसके ऊपर भी। इसमें एक जो है वो टू बी टेक का स्कॉलरशिप का एक फॉर्म है 1001, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है। लिटरेचर रिव्यू में आप वही जो आपने पेपर्स यूज़ किए हैं, रिसर्च पेपर्स, उनको एज रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है कि जी आप कोई ऐसी चीज़ समझते हैं कि जो इसके अंदर मेंशन नहीं की गई थी, वो आप ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं तो बस आप इसको सेव कर दें। इसमें जो और एक बात ये है कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना लेटर ऑफ इंटेंट प्रिपेयर कर लें और जब इसका टाइम आए तो आप उसके अंदर जस्ट कॉपी पेस्ट कर दें तो उससे भी इसमें कोई आपको इशू नहीं आता। क्वेश्चन में क्वेश्चनर लास्ट पे आता है कि जी आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपका जो मोस्ट सूटेबल जो लोकेशन है फॉर इंटरव्यू वो कौन सी है, उसमें आप कंट्री और कंट्री के बाद आप सिटी दे के उसको सेव कर दें। तो फिर आपकी समरी स्टेटमेंट कि जी आपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू है एंड करेक्ट है, और अगर इसमें कोई इशू आता है तो उस सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये आपकी एंड की लास्ट स्टेटमेंट है। ये पढ़ने के बाद इसको चेक करने के बाद आप सबमिट कर दें तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखें। जो ही डेट आए, डेट जो है वो जनवरी के मिड से फरवरी के मिड तक होगी, तो आप उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो ही आए आप
स्टार्ट के दिनों में ही शुरू कर दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, सर्वर प्रॉब्लम ये वो, तो आप उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।